नमस्कार। भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास जानते हैं? ये सिर्फ दो आक्रमणों से हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और ये कहानी है दो नामों की, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 11वीं और 12वीं सदी के इन दो हमलों में ऐसा क्या खास था जिसने भारत की पूरी तकदीर ही पलट कर रख दी। चलिए आज इसी बड़े बदलाव की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। लेकिन देखिए, इन हमलों को समझने के लिए ना हमें पहले उस दौर के भारत में झांकना होगा। सोचना होगा कि तब हालात कैसे थे। ये एक ऐसा भारत था जो एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था और एक नए युग की शुरुआत बस होने ही वाली थी। जरा सोचिए 11वीं सदी का भारत, जिसे कहते थे सोने की चिड़िया। मतलब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये सारी दौलत, ये सारी ताकत बिखरी हुई थी। देश ना कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे। और बस इसी आपसी फूट ने बाहरी हमलावरों के लिए जैसे दरवाजे ही खोल दिए। और ठीक इसी मौके का फायदा उठाने के लिए इतिहास के पन्नों में एंट्री होती है पहले बड़े हमलावर की। नाम था महमूद गजनवी और इसका इरादा बिल्कुल साफ था, भारत की दौलत लूटना। अब अंदाजा लगाइए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया होगा? एक बार, दो बार? नहीं। साल 1000 से 1027 के बीच उसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये तो एक सिलसिला बन गया था। और उसके हमलों का ना एक साफ पैटर्न था। 1001 में उसने पेशावर में राजा जयपाल को हराया, फिर 1008 में उनके बेटे आनंदपाल की बारी आई, और फिर आया वो साल 1025 जब उसने अपना सबसे भयानक और सबसे कुख्यात हमला किया, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। वो मंदिर जो उस समय धन दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। तो सवाल ये है कि उसका असली मकसद था क्या? जवाब एकदम सीधा सा है। उसका इरादा यहाँ पर कोई राजपाट स्थापित करना नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ की दौलत लूटनी थी। साफ शब्दों में कहें तो गजनवी को भारत की जमीन नहीं, यहाँ का सोना चाहिए था। अब कहानी में लगभग 150 साल का लीप आता है। गजनवी के बाद एक और हमलावर आया, लेकिन इसके इरादे बिल्कुल अलग थे। ये था मोहम्मद गोरी, और ये सिर्फ दौलत के लिए नहीं आया था, ये तो यहाँ एक साम्राज्य बनाने के ख्वाब लेकर आया था। और बस यहीं से भारत का इतिहास एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। देखिए, गौरी का मकसद गजनवी से एकदम हटकर था और कहीं ज्यादा बड़ा भी। वो उन लोगों में से नहीं था जो लूटपाट करके वापस लौट जाएं। नहीं, उसका लक्ष्य तो था भारत की जमीन पर एक मजबूत, एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना। ये सोच का ही नहीं, रणनीति का भी एक बहुत बड़ा फर्क था। पर ये सब इतना आसान नहीं था। उसकी राह में एक बहुत बड़ी चट्टान थी, पृथ्वीराज चौहान। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। गोरी हार तो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लौटा और सिर्फ एक साल बाद 1192 में दोगुनी ताकत और नई रणनीति के साथ वापस आया। और इस बार तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने बाजी पलट दी। ये वो पल था जिसने उत्तर भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तराइन की जीत के बाद गोरी रुका नहीं, बल्कि यहीं से उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक लड़ने वाला योद्धा नहीं, एक बहुत चतुर रणनीतिकार भी है। 1194 में उसने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया और फिर उठाया अपना सबसे बड़ा कदम। उसने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। क्यों? ताकि यहाँ साम्राज्य की नींव एकदम मजबूत हो जाए। तो अब हमारे सामने दो नाम हैं, दो हमलावर हैं, गजनवी और गोरी। चलिए अब जरा सीधे सीधे देखते हैं कि इनके इरादों में, इनके काम करने के तरीके में और इनके असर में जमीन आसमान का फर्क क्यों और कैसे था। दोनों में फर्क एकदम साफ साफ दिखता है। एक का मकसद दौलत लूटना, दूसरे का साम्राज्य बनाना। एक था लुटेरा तो दूसरा था एक शासक बनने की चाह रखने वाला विजेता। और यही वजह है कि गजनवी का असर तो वक्त के साथ खत्म हो गया, लेकिन गोरी ने भारत में एक ऐसे पॉलिटिकल चेंज की नींव डाल दी जो अगली कई सदियों तक कायम रही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
कि उस दौर के इतने शक्तिशाली भारतीय राज्य, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आखिर इन बाहरी हमलावरों से हार कैसे गए? क्या वजह थी? इसकी कोई एक वजह नहीं थी, कई वजहें थी। सबसे बड़ी वजह तो थी राजपूत शासकों में एकता की भारी कमी। वो आपस में ही बटे हुए थे। फिर उनकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी वो भी पुरानी पड़ चुकी थी। सोचिए, एक तरफ भारतीय सेना अपने विशाल लेकिन धीमी रफ्तार वाले हाथियों पर निर्भर थी, तो दूसरी तरफ थे तुर्क, जिनके पास तेज रफ्तार घोड़ों पर बैठे फुर्तीले तीरंदाज थे जो दूर से ही हमला करके निकल जाते थे। जाहिर है ये कहीं ज्यादा घातक साबित। और गोरी की इसी जीत का जो सबसे बड़ा और सबसे दूर तक असर डालने वाला नतीजा निकला, वो था दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसका सीधा सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत में पावर का सेंटर ही बदल गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही भारत में पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड यानी एक मजबूत केंद्रीय मुस्लिम शक्ति का उदय हुआ। और ये सब हुआ साल 1206 में। जब मोहम्मद गोरी की मौत हुई तो उसके उसी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। इन हमलों का असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि हर चीज पर हुआ। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, एक नए साम्राज्य की नींव पड़ गई। सोशल इम्पैक्ट, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के बीच एक लंबे समय तक चलने वाले मेलजोल का दौर शुरू हुआ। और इकोनॉमी पर भी इसका गहरा असर पड़ा। शुरुआत में तो जाहिर है दौलत की लूट हुई, लेकिन बाद में नए ट्रेड रूट्स यानी व्यापार के नए रास्ते भी खुले। तो कह सकते हैं कि यही वो टर्निंग पॉइंट था। यहीं से भारत के मध्यकाल यानी मिडीवल पीरियड की असली शुरुआत होती है और एक ऐसी मजबूत नींव रखी गई जिस पर अगले 600 सालों तक पहले तुर्क अफगान और फिर मुगल सल्तनत का शासन टिका रहा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कैसे एक लुटेरे के हमलों ने सिर्फ रास्ता तैयार किया और फिर एक साम्राज्य बनाने वाले की महत्वाकांक्षा ने उस रास्ते पर एक ऐसी सल्तनत की नींव रख दी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस पर जरूर सोचिएगा।